नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, सरकार को टाइट करेगा सुप्रीम कोर्ट, ऑक्सीजन वैक्सीन की जानकारी मांगी। योगी की अस्पतालों को धमकी, ऑक्सीजन की कमी उजागर की तो खैर नहीं। विदेशी मीडिया ने घमंड और अक्षमता को बताया जिम्मेदार, तो भड़की मोदी सरकार। रेमडेसिविर व्यक्तियों के हाथों में जाने पर हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। कप्पन मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, यूपी सरकार से मेडिकल फाइल मांगी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए लेते हैं सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर। कोरोना मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक दखल देने और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की उपलब्धता और उनकी कीमत, ऑक्सीजन, कोरोना बेड और राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में केंद्र सरकार से जवाब मांगे हैं। अदालत ने सरकार से कहा है कि वो ये बताए कि इस वक्त देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता कितनी है और आपूर्ति की क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने टीका के दामों को लेकर भी सरकार से सवाल किए हैं। अदालत ने सरकार से पूछा है कि कितने टीकों की जरूरत है। इस संदर्भ में उसने कोविशील्ड और कोवैक्सीन का नाम लेकर पूछा कि इनकी कीमत पर सरकार को क्या कहना है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है। अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो इसे क्या कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि अस्पतालों में बिस्तरों की स्थिति कैसी है और रेमडेसिविर और फेविफ्लू जैसी कोरोना मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की उपलब्धता कितनी है और इन दोनों मामलों में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो हाई कोर्ट में जो मामले कोरोना से संबंधित चल रहे हैं उनको अपने पास बुलाने नहीं जा रहा है। ये सफाई उसे एक बार फिर इसलिए देनी पड़ रही है कि अभी भी लोगों के दिमाग में शक है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो सुनवाई अपने से शुरू की है उसने, उसका मकसद केंद्र सरकार को बचाना है और इसीलिए वो चूंकि हाई कोर्ट बहुत अटैकिंग मूड में है, एग्रेसिव मूड में है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को टाइट करने में लगे हुए हैं, इसलिए वो पूरे मामले बुलाने की एक व्यूह रचना सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, ऐसा माना जाता है। और ऐसे बोबडे चूंकि उनका पूरा कार्यकाल इसी तरह की कर रहा है, विवादास्पद रहा है, तमाम मामलों में वो सरकार का पक्ष लेते रहे हैं, इसलिए ये खास तौर पर संदेह पैदा हुआ था। उस समय हालांकि जाते जाते आखिरी दिन बोबडे ने इससे इनकार किया था, लेकिन लोगों के दिमाग से संदेह निकला नहीं था क्योंकि फिर वही बोबडे का जिस तरह का चरित्र देखने को मिला था उसमें कोई भी संतुष्ट नहीं हो रहा था। सवाल उठ रहा है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट बदल रहा है, क्या अब जो सुनवाई कर रहा है उसमें वास्तविक ढंग से जिम्मेदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहता है कि सरकार सही काम कर रही है, नहीं कर रही है, या गलत दिशा में तो नहीं जा रही है, या फिर ये भी कहीं जाकर सरकार की मदद करने का एक खेल रचा जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट की नियत मंशा पर शक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उसकी पृष्ठभूमि, उसका अतीत, उसका इतिहास, हाल का इतिहास ऐसा रहा है जिससे ये संदेह लोगों के दिमागों में घर कर गए हैं, इसलिए सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न किए हैं वो अपनी जगह पर पूरी तरह से वाजिब हैं। ऑक्सीजन के सवाल पर ये सरकार लगातार झूठ बोल रही है, इसकी कोई तैयारी नहीं थी और जो तैयारी बाद में करने की कोशिश की गई उसके नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं। अभी भी हाहाकार यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में मची हुई है ऑक्सीजन को लेकर। इसी तरह से दवाइयों को लेकर है, रेमडेसिविर की ब्लैकमेलिंग हो रही है और हम सब जानते हैं कि 30-30 हजार रुपए में एक इंजेक्शन बेचा जा रहा है, उनकी कालाबाजारी हो रही है और बीजेपी के नेता उनका स्टॉक करके मनमाने ढंग से बांट रहे हैं, जबकि ये करने का ये गलत है, कालाबाजारी है और गलत है ये कानूनी रूप से भी। इसी तरह से बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही है। देश के कई हिस्सों में कई सरकारों ने, जैसे उत्तर प्रदेश में, तो टेस्टिंग ही बंद कर दी है।
बहुत सारे इलाकों में टेस्टिंग ही नहीं हो रही है और धमकाने का सिलसिला अलग से चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब निकल कर आएंगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता से सुनवाई की और सही मायने में अपनी भूमिका का उसने निर्वाह किया। तो एक तो केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी, बेनकाब हो जाएगी, उसकी तमाम तैयारियां, उसके तमाम वादे और इरादों का सच सामने आ जाएगा। और दूसरी तरफ बहुत सारी राज्य सरकारों की भी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब नया जो सुप्रीम कोर्ट है वो नए ढंग से सोचने वाला होगा, थोड़ा इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर, सरकार पर आश्रित नहीं होगा, सरकार के इशारों पर नहीं चलेगा और स्वतंत्र ढंग से काम करके सरकार को पटरी पर लाने की कोशिश करेगा, खासतौर पर इस महामारी के वक्त। अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना से निपटने में योगी सरकार बुरी तरह से नाकाम रही है। अब उसने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अस्पतालों पर डंडे चलाने का फैसला किया है। उसने ऐलान किया है कि जो अस्पताल अपने यहाँ ऑक्सीजन की कमी की शिकायत करके नोटिस चिपका रहे हैं या इस बारे में मीडिया से बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से रोगियों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इस बात की भी जांच करने की बात कही गई है कि कहीं ऐसे अस्पताल इस तरह की बात करके पैनिक तो नहीं फैला रहे हैं। कोलकाता से निकलने वाले अखबार द टेलीग्राफ ने इस बारे में खबर छापी है। अखबार के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ एक मीटिंग में इस बाबत आदेश दिए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है, स्मशान घाट पर भी लोगों को कतार में लगना पड़ रहा है। वहीं यूपी में पंचायत चुनाव के कारण स्थिति और भी भयावह हो सकती है। गांव में अभी तक कोरोना को लेकर जागरूकता नहीं दिखी है, लेकिन कोरोना ने गांव में दस्तक दे दी है। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी वाहवाही में डूबी हुई थी, आत्ममुक्त हो चुकी थी, कोई तैयारी नहीं कर रही थी, ठीक उसी तरह से योगी सरकार भी चल रही थी। जिस तरह से केंद्र अहंकार में डूबा हुआ था और अक्षमता उसकी निशानी बन चुकी है, ठीक वही रवैया उत्तर प्रदेश सरकार का है। और अब अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए एक तरह की ताकत का इस्तेमाल, बेजा ताकत का इस्तेमाल योगी सरकार कर रहे हैं। ये भी उनका और उनकी सरकार का चरित्र बन गया है कि वो खबरों को दबाने के लिए, विरोध को दबाने के लिए, सरकार की बदनामी को छिपाने के लिए वो तरह तरह से कभी मीडिया को धमकाते हैं, कभी प्रदर्शनकारियों को धमकाते हैं, कभी आंदोलनकारियों को धमकाते हैं और कभी अब अस्पतालों को धमकाने पर आमादा हो गए हैं, उतर आए हैं। अब अस्पताल क्या करें? अस्पताल में अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इसकी सूचना वो क्यों न दें? वो मीडिया से क्यों न बताएं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है? वो क्यों मरीजों को ये दाखिल करने से इनकार न करें कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, आपका इलाज हम नहीं कर पाएंगे? अगर राज्य सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, अगर राज्य सरकार वहाँ व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है, तो अस्पताल उसको कैसे उसका प्रबंधन करेंगे? तो सरकार ये तो नहीं कर रही है, उल्टे वो डंडा चलाना चाहती है, लोगों को धमकाना चाहती है, अस्पतालों को धमकाना चाहती है, डॉक्टरों को धमकाना चाहती है और मीडिया कर्मियों को धमकाना चाहती है कि ऊपर से ये इल्ज़ाम लगाना चाहती है कि अगर आप सच दिखाओगे तो उसे ये माना जाएगा कि आप पैनिक फैला रहे हो। जबकि लोकतंत्र में वास्तविकता, सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए ताकि वो उन सूचनाओं के आलोक में अपनी तैयारी कर सकें, अपने विकल्प चुन सकें और सरकार पर दबाव बना सकें। मीडिया की जिम्मेदारी ऐसे मौक़ों पर है कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करे और मीडिया इस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करेगा तो क्या करेगा? हालांकि जो उत्तर प्रदेश का मीडिया है वो नतमस्तक हो गया है, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया है, बेड भी हैं, ऑक्सीजन भी है, दवाइयाँ भी हैं, और ये झूठ सब कुछ सबके सामने है क्योंकि लगातार मौतें हो रही हैं। तमाम बड़े शहरों में मौतें हो रही हैं और गांव में भी मौतें हो रही हैं। अब जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसमें 135 शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की मौतें हो चुकी हैं और ये सब अंडर रिपोर्टिंग है। उत्तर प्रदेश में आंकड़ों की हेराफेरी बड़े पैमाने पर हो रही है, ये सब जानते हैं, ये रिपोर्ट हो चुका है। कम करके दिखाया जा रहा है। योगी सरकार की तरफ से गोपनीय निर्देश दिए जा चुके हैं कि आंकड़ों को कम दिखाइए, मौतों को कम दिखाइए, इन्फेक्शन को कम दिखाइए और बहुत जगह तो
टेस्टिंग ही नहीं हो रही तो आपके पास सही आंकड़े भी कैसे आएंगे। अगली खबर लेते हैं। भारत की मुख्य धारा का मीडिया जहां भारत में कोरोना के कारण बनी भयावह स्थिति के लिए सिस्टम को दोषी ठहरा रहा है, तो वहीं विदेशी मीडिया ने इसके लिए खुलकर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने लिखा है कि घमंड, अतिराष्ट्रवाद और नौकरशाही की अक्षमता की वजह से भारत में ये स्थिति बनी है। अखबार की रिपोर्ट में कई चुनावी रैलियों और कुंभ मेले को इजाजत देना, उन एक्सपर्ट की इस सलाह को अनदेखा करना जिन्होंने नए स्ट्रेन को लेकर चिताया था, भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए कारण बताया गया है। आलोचना से भड़के भारतीय उच्चायोग ने एक खत लिखकर अखबार के संपादक को नसीहतें दे दी हैं। आलोचना हाई कमीशन ने लिखा है कि लेख में बेवजह प्रधानमंत्री के चुनावी कैंपेन के साथ कुंभ को निशाना बनाया गया है। ऐसे निराधार लेख को लिखने से आगे बचें। भारतीय दूतावास ने पत्र लिखकर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लेख महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित दृष्टिकोण को कम करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ लिखा गया है। बता दें कि इससे पहले टाइम्स अखबार में भी यही लेख छपा था, जिसमें भारत में जो स्थिति बनी है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके अलावा गार्डियन ने भारत में इस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस को जिम्मेदार बताया है, जिन्होंने विशेषज्ञों की बातों को अनदेखा किया। वाशिंगटन पोस्ट ने भी कुंभ मेला, क्रिकेट मैचों जैसे आयोजनों की अनुमति देने के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में भी कहा गया है कि सरकार के गलत तरीकों के कारण भारत में कोरोना संकट गहराया है। तो दुनिया को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहंकार और अक्षमता की वजह से ये स्थितियां निर्मित हुई हैं। प्रधानमंत्री की और उनकी सरकार की अक्षमता की वजह से ये अब खुला सच है। भारतीय मीडिया इसको दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो दबाव में है, उसको धमकाया जाता है, उसको लालच दिया जाता है। तो भारतीय मीडिया जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो तो घुटने टेक चुका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी तो है, वो भी तो खबरें देख रहा है। वो भी देख रहा है हिंदुस्तान में किस तरह से प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 लाख लोगों की रैली करते हैं और कहते हैं मोगेम्बो खुश हुआ इतनी बड़ी रैली देखकर। तो उनके इस हाव भाव को कहीं तो रजिस्टर किया जा रहा है, कहीं तो लोग देख रहे हैं कि शाही स्नान के नाम पर कुंभ में एक दिन में 31 लाख लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और पूरे महीने में 2-3 करोड़ लोग डुबकी लगाकर जाते हैं और सरकार उनकी अनुमति देती है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कहते हैं इसको सिंबॉलिक कर दिया जाए और फिर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। और तमाम तरह के उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि असलियत को उजागर कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, और ऐसे में जब वो ये होता है तो भारत सरकार हड़बड़ाती है, आलोचना से घबराती है, भड़कती है और फिर उनको धमकाने की कोशिश करती है, उनको झूठा साबित करने की कोशिश करती है, जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बहुत ज़बरदस्त धक्का पिछले कुछ सालों में लगा है और हाल के वर्षों में तो और भी ज़्यादा लगा है, क्योंकि ये सरकार लगातार इसी तरह से काम करती जा रही है। और कोरोना ने एक जो झूठ फैलाया था प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि उन्होंने कोरोना से बहुत अच्छे ढंग से निपटा है और कहीं कहीं से थोड़ा वाहवाही भी मैनेज कर ली थी, लेकिन जैसे ही दूसरी वेव आई उस सारे का खुलासा हो गया, सारे का पर्दाफाश हो गया कि ये सरासर झूठ था। न कोई तैयारी की और न ही इस बात जो एक्सपर्ट थे उनकी राय को इस सरकार ने महत्व दिया। अगली खबर लेते हैं। बंबई हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि कोई व्यक्ति रेमडेसिविर दवा कैसे हासिल कर सकता है, जबकि इसे बनाने वाली कंपनी पूरा उत्पादन केंद्र सरकार को देने के लिए बाध्य है। इसके बाद केंद्र सरकार वो दवाएं राज्य सरकारों को देती है, तो फिर किसी व्यक्ति विशेष के पास ये दवाएं कैसे और कहां से आईं? जस्टिस दीपंकर दत्त और जस्टिस गिरीश एस कुलकर्णी की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल किया। मुंबई की वकील स्नेहा मरजादी ने यह याचिका मुंबई हाई कोर्ट में दायर की है।
ये याचिका महत्वपूर्ण इसलिए है कि बीजेपी सांसद सुजय विखे पाटिल ने 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में उन्होंने कहा था कि अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए वे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए और अपने रसूखों का इस्तेमाल करके उन्होंने रेमडेसिविर के 10,000 इंजेक्शन हासिल किए। रेमडेसिविर के 10,000 इंजेक्शन ऐसे वक्त में हासिल किए कि जब पूरे देश में इसकी कमी है और इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल ही नहीं, राज्य सरकारें भी इस इंजेक्शन को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार के सामने गुहार लगा रही हैं। हर प्रदेश की सरकार अपने राज्य के लिए इस इंजेक्शन के कोटे को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके पहले जो विखे साहब ने किया, उसके पहले देवेंद्र फडणवीस एक पुलिस स्टेशन में पहुंच गए थे जब उनके ही किसी आदमी ने ढेर सारे रेमडेसिविर इंजेक्शन को चोरी छुपे गुजरात भेजने की कोशिश की थी। तब वो पकड़े गए थे और उसको छुड़ाने पहुंच गए थे। गौतम गंभीर बाकायदा अभी ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जिसको चाहिए आके ले जाए, वो खरीद कर इकट्ठा कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के दफ्तर से उनके नेता पाटिल ने रेमडेसिविर बांटी है। तो ये बीजेपी के नेताओं के कारनामे हैं। दरअसल वो जगह जगह रेमडेसिविर इकट्ठे कर रहे हैं और अपने लोगों को बांट रहे हैं। तो जाहिर है कि वाहवाही लूटने के लिए, अपना वोट मजबूत करने के लिए उनके दिमाग में ये नहीं है कि उनको ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए। वो कौन होते हैं, उनको क्या समझ है, किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरह से कहना चाहिए ब्लैकमेलिंग भी है, जमाखोरी भी है और ये अपराध है कानूनन, क्योंकि ये दवाएं व्यक्तियों के हाथों में नहीं आ सकती हैं। ये सरकार इनको लेती है, प्रोक्योर करती है और सरकारें ही बांटती है, सरकार ही देती है। तो ये सरासर चोरी भी है। तो देवेंद्र फडणवीस को भी बुक किया जाना चाहिए, जो विखे हैं उनको बुक किया जाना चाहिए, गौतम गंभीर और गुजरात के महानुभाव और ऐसे जितने भी नेता हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको पकड़ के जेल में भरा जाना चाहिए, क्योंकि वो इस महामारी के समय ये बड़ा अपराध, बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आज की अंतिम खबर का रुख करते हैं। पत्रकार सिद्दीक कप्पन की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो कप्पन की मेडिकल रिपोर्ट फाइल करे। इसके साथ मामले की सुनवाई बुधवार तक टाल दी गई है। वहीं सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि सिद्दीक कप्पन को जंजीरों से बांधकर नहीं रखा गया है। सिद्दीक कप्पन की पत्नी ने सीजीआई एनवी रमन्ना को पत्र लिखकर कहा था कि उनके पति को मथुरा के अस्पताल में जंजीरों से बांध के रखा गया है। पत्नी रेहंद कप्पन ने पत्र में कहा था कि सिद्दीक को अस्पताल में बिस्तर से ऐसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता है जैसे कि वो एक जानवर को बांध कर रखा जाता है। पत्र में यह भी कहा गया था कि 20 अप्रैल को जेल में ही कप्पन बाथरूम में गिर गए थे, जिससे उनको चोटें आई थी और वो साफ साफ बोल भी नहीं पा रहे थे। उसके अगले दिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी के बाद उन्हें मथुरा के केएम मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित किया गया था। ये भी मैं बता दूं कि केरल के जो पत्रकार एसोसिएशन है उसने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। जो केरल के 11 सांसद हैं उन्होंने भी अपील की हुई है। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने भी योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है कि सिद्दीक कप्पन के साथ इस तरह के व्यवहार न हो और उनको इलाज किया जाए। तो सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फर्जी आरोप में फांसकर बंद करके रखा है। उन पर यूएपीए के तहत धाराएं लगाकर, और उनकी न जमानत होने दे जा रही है और न ही हमारी जुडिशरी कुछ इस मामले में कर रही है। जैसे अर्णब गोस्वामी को बचाने के लिए करती है, जैसे अमीश देवगन को बचाने के लिए करती है और दूसरे बीजेपी से जुड़े हस्तियों को बचाने के लिए करती है, वैसे ही हमारी जुडिशरी इस तरह के पत्रकारों के मामले में सामने नहीं आ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिद्दीक कप्पन को तुरंत जमानत देकर रिहा किया जाना चाहिए और उस मामले को उत्तर प्रदेश से हटाकर किसी दूसरे प्रदेश में सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव ही नहीं है। योगी सरकार खास तौर से मुस्लिम समुदाय के प्रति घृणा से, नफरत से भरे हुए हैं और वो इनको न्याय मिलने की राह में तमाम रोड़े अटकाएंगे। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट सचमुच में न्याय करना चाहता है, सचमुच में इस पूरे मुद्दे को वो निष्पक्षता से देख रहा है, तो उसे ठोस कदम उठाना चाहिए और
ये आंखें मूंद लेने वाला रवैया ठीक नहीं है, जैसा कि भीमा कोरे गांव के मामले में वो और पूरी जुडिशरी कर रही है कि 16 लोग बंद हैं 2 साल से और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो उम्मीद करना चाहिए कि कप्पन के मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।